हाँ, जय हिंद, नमस्कार। आज हमारे सामने एक महान हस्ती 1971 जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके दरमियान हमारे देश के जवान हीरो जो कि भारतीय सेना में कैप्टन पद पर तैनात थे, उन्होंने आज हम उनसे जानेंगे 1971 की लड़ाई का क्या सच था। उन्होंने किस तरह से ताबड़तोड़ अपनी फायरिंग और अपनी भारतीय सेना के पराक्रम के द्वारा, अपनी शक्ति प्रदर्शन द्वारा पाकिस्तान के सैनिकों को किस तरह से सरेंडर करने पर मजबूर कर दिए थे। इस विषय पर हम जानना चाहेंगे और इस विषय पर उनसे चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत जोन्हा के जो कि वरिष्ठ सदस्य हैं और सरपंच भी थे। ये हमारे ग्राम पंचायत जोन्हा के और रीवा जिला से बिलोंग करते हैं। हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार दादाजी, आज हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित यहाँ हुए हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा अपना परिचय दें कि आपका क्या नाम है और आपकी ऐसी शिक्षा थी, कैसी तैयारी थी। मेरा नाम चंद्रमण प्रसाद द्विवेदी है। जी जी। मैं भारतीय सेना में 5 जनवरी 70 को जो है भर्ती हुआ था। जी जी। और मेरा रिटायरमेंट जो है 1998 में। जी जी। 31 जनवरी 98 को रिटायरमेंट। जी जी। तो मैं सन 1971 की लड़ाई में जी शामिल था, जबकि मेरी उस समय सर्विस केवल 1.5-2 साल की करीब थी। जी जी। उस समय मैं आसाम में पोस्टेड था। आसाम से हम लोगों को आदेश मिला कि आप बांग्लादेश जाइए। जी। बांग्लादेश जा कर के हमने सबसे पहले वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग कैंप लगाया और वहाँ पर ट्रेनिंग किया, मतलब युद्ध लड़ने की कैसी मतलब कुशलता होती है, कैसी क्षमता होती है, उन सबको परखा और देखा। और फिर इसके बाद हमको 25 नवंबर सन 1971 को आदेश मिला कि आप एक मार्केट था, मृदा मार्केट बाजार था, कि आप उसको कैप्चर करेंगे। बिल्कुल। हम रात भर चलने के बाद और सुबह 4 बजे पहुँचे। सुबह 4 बजे पहुँचे तो पता लगा कि दुश्मन इसमें है या नहीं है। जी जी। तो खबर ये मिली कि दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मन उसमें था। हमारे कंपनी कमांडर के द्वारा आदेश मिला कि आप लोग जा करके सिक्योर करके सर्च करके जी और उस जगह को कैप्चर करो, फिर हम इसके बाद आएंगे। लेकिन अचानक दुश्मन उसमें मिल गया और हमारी फाइटिंग शुरू हो गई। जी। उसमें हमारे प्लाटून कमांडर साहब थे जो कि शहीद हो गए, और लेफ्टिनेंट डी यादव साहब थे, वो भी शहीद हो गए। लेकिन फिर अब वो दिन हो गया। दिन के समय जो है तो युद्ध लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। लेकिन न जान के कारण कि दुश्मन का पता खबर नहीं लगी और दुश्मन छिपा हुआ था, और अचानक उसने इतना फायर किया कि हम लोगों को दबेच लिया। लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है वो कायर है। बिल्कुल। वो थोड़ा सा भगदड़ किया, शोर शराबा किया तो भाग देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय हम लोगों ने क्या किया कि रणनीति तैयार की कि एक जगह बैठ करके, खड़े तो हो नहीं सकते थे, बैठ करके और उसमें हमला के आवाज करें। उस समय बैटल ऑफ अक्राई हमारा जो था कालिका माता की जय, उस समय मैं कालिका माता की जय। हाँ, उस समय कुमाऊं रेजिमेंट के मतलब रेजिमेंट थी हमारी। जी। उसमें उसका बैटल ऑफ अक्राई जो था तो कालिका माता की जय बोल करके जब हुए तो दुश्मन ने उस पोस्ट को छोड़कर भाग गया और हम लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। उस मार्केट का नाम था मृदा बाजार, जो कि बांग्लादेश में था। जी जी। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब आपने इतना संघर्ष किया, इस तरह आपने जाबाज है हीरो की तरह प्रदर्शन किया, और हम कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि ये देखिए हमारे 1971 के एक दुर्लभ व्यक्ति हैं जो कि हमारे गांव में ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं, इतने महान व्यक्ति। हम लोग अपने गांव के महान व्यक्ति से परिचित नहीं हैं, उनकी वीरता के बारे में नहीं परिचित हैं, और भारतीय सेना की जितना भी सम्मान किया जाए उतना ही कम है। आजकल हम देखते हैं हमारे भारतीय सेनाओं को, एक चीज़ मैंने देखा है, ट्रेनों में जगह नहीं देते कभी कभी सीट में, तो कितने शर्म की बात मुझे लगता है कि होनी चाहिए। और हमारी भारतीय सेना जो कि अपनी जान की तनी की परवाह किए बिना अंतिम सांस तक लड़ने की क्षमता रखती है। मैं जानना चाहूँगा हमारे कैप्टन साहब से कि कैप्टन साहब जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी हुई थी। आप क्या मतलब रूरल बैकग्राउंड से थे कि मतलब आपकी कैसी प्रारंभिक शिक्षा थी? आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि हमें कैप्टन पद पर जाना चाहिए, देश सेवा करना चाहिए? आपको किस माध्यम से प्रेरणा मिली? पहले शुरू गांव से अगर हम कहें तो जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो उस समय प्रेरणा खैर देहात बहुत पीछे था। बिल्कुल।
हम लोगों को प्रेरणा क्या मिलती थी, कोई खास प्रेरणा नहीं मिलती थी। उस समय टीवी नहीं था, कुछ नहीं था। कोई लोग सेना के बारे में अगर बताते थे तो हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। बिल्कुल। इसके बाद जब मैं हायर सेकेंडरी पास किया तो लोग बोले कहाँ से भर्ती होगी, तो मैं भोपाल गया। भोपाल बैरागढ़ में हमारी जो है तो भर्ती हुई। 5 जनवरी 1970 को मैं इनरोल हुआ। उस समय हम ये भी नहीं जानते थे कि ट्रेन में कैसे बैठा जाता, कहाँ जाया जाता है। रानीखेत के लिए पोस्टिंग हुई। रानीखेत नाम हमने सुना था, लेकिन देखा कभी नहीं था। जब ट्रेन से गए हम, पहले लखनऊ गए, फिर इसके बाद काठगोदाम गए। काठगोदाम के बाद पहाड़ी एरिया था जो कि सुबह से लेकर के शाम तक बस में चलने के बाद फिर हम रानीखेत पहुँचे। जब रानीखेत पहुँचे तो उस समय हमारी ट्रेन 15-20 दिन बाद स्टार्ट हुई। तब फिर भारतीय सेना के बारे में मालूम पड़ा कि कितनी कठिन परिस्थिति में ट्रेनिंग करके तब भारतीय सेना तैयार होती थी। उस समय तो ये जानता था कि फौज है, फौज में जाएंगे, हथियार मिल जाएगा और हम फौजी बन जाएंगे। लेकिन जिस समय वो ट्रेनिंग शुरू हुई तो बड़ी ही सख्त ट्रेनिंग उस समय होती थी। आज की ट्रेनिंग में, पहले की ट्रेनिंग में, क्योंकि उतनी सहूलियत पहले नहीं थी। फिर उसके बाद जब हमको वो ट्रेनिंग देने लग गई तो हम भी सोचते थे कि कभी हम भी इंस्ट्रक्टर बनेंगे। तो मैं वो इंस्ट्रक्टर भी बना। और जब इंस्ट्रक्टर बन गए तो जो कमांडर थे बोले हमको भी कमांड करने का मौका मिला, तो प्लाटून कमांडर भी बने। प्लाटून कमांडर करने के बाद फिर इसके बाद जो जिसकी सर्विस अच्छी होती है या जो मतलब अच्छा काम किया हुआ है, तो 26 जनवरी या 15 अगस्त को आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा ऑर्डनरी कमीशन मिलता है, जो कि 26 जनवरी सन 1998 को हमको ये अवार्ड मिला, ऑर्डनरी कैप्टन का। और पहली बार तो ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट मिला, फिर अवैतनिक कैप्टन के रूप में 15 अगस्त 1998 को कैप्टन बनाया गया। जी, आपकी इस आवाज़ के लिए मैं बार बार सलाम करता हूं। और आपको मैं एक चीज़ और आपसे कैप्टन साहब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं। आपने युद्ध तो लड़ा, इस दौरान हमारे जो भारत और रसिया का संबंध है वो कैसे नज़दीक आया, उस बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम डायरेक्ट जो है आज हम कैप्टन साहब के सामने उपस्थित हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि रसिया ने भारत की किस तरह से मदद की थी जब अमेरिका का युद्ध जो जहाजी बेड़ा था उसने भारतीय जो सेना थी उसके बीच खड़ा कर दिया था और पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका आ गया था। उस दौरान रूसिया ने हमारी सेना को किस तरह से मदद की थी और रूसिया भारत का किस तरह के संबंध है, इस विषय में हम विस्तार से जानेंगे कैप्टन साहब से। माननीय कैप्टन साहब जी, आप बताएं इस पर कैसे मतलब रूस भारत का संबंध कैसे? जो भी हथियार है आज के डेट में हमारे पास ज़्यादातर सूडान के हैं और रसिया के हैं, क्योंकि रसिया हमारा अच्छा साथ देता। सन 1971 में जब लड़ाई हुई थी तो अमेरिका बोला हमारा बेड़ा आ रहा है, तो फिर रसिया ने बोला कि 7वां बेड़ा हमारा भी आ रहा है, तब वो घबरा करके और अपना बेड़ा हटा लिया। तो रसिया हमेशा हमारा साथ देता रहा। और बिल्कुल दर्शकों में बताना चाहूँगा कि रसिया जो है हमारा आज से नहीं बहुत पुराना मित्र है और हम पूरी तरह से उस पर विश्वास कर सकते हैं कि रसिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो भारत का पूरी तरह से समर्थन करता है, और चाहे वो किसी भी युद्ध के दौरान हो। और इसके बारे में तो हमने चर्चा की और मैं भी जानना चाहूँगा माननीय कैप्टन साहब कि आपकी फिर मैरिज लाइफ कैसी हुई और आपका कैसा मतलब शादी उदी कैसे हुआ फिर इसके दौरान, और आपको फिर मतलब इस युवाओं को प्रेरित करने का अवसर कभी मिला कि मतलब लोगों को अपने आसपास लोगों को प्रेरित करने का, और आपके मैसेज के द्वारा किन लोगों को प्रभाव पड़ा जो भारतीय सेना में भी सम्मिलित हुए आपके माध्यम से? अब यहाँ गांव में तो खैर पूरा नहीं मिला चांस, लेकिन एनसीसी में हमको मिला 3-4 साल का साथ, जो एनसीसी कॉलेज में जाते थे राजकोट। तो वहाँ पर हमको सिविलियन लड़कों को मतलब प्रेरित करने के लिए, सेना में जाने के लिए और उनको प्रेरणा देने के लिए कि ऐसा होता है, कहानियाँ सुना करके तो बड़ी अच्छी तरीके से जैसे सन 71 की लड़ाई के बारे में उनको बताते थे, मोटिवेट करते थे, तो उनकी भी इच्छा जागृत होती थी कि मैं भी सेना में जाऊँ। जब कभी मैं छुट्टी आता था गांव वालों को बताता था। इसके बाद हमारे बाद गांव में हमारे ही परिवार में काफ़ी लोग सेना में गए और वो हमारी ही नकल करके गए और अच्छा मतलब उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। जी दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब 1919 वॉर यानी 1999 का युद्ध कारगिल वार युद्ध था, उस दौरान भी हमारे जो गांव के जैसे दादाजी हैं, तो कैप्टन साहब से मैं जानना चाहूँगा कि
मतलब 1999 का युद्ध का क्या परिदृश्य था, उस वक्त कैसी स्थिति थी, मतलब ऑपरेशन विजय जो अभियान चलाया गया था वो किस तरह था, मतलब किस तरह से भारतीय सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मुंह तोड़ खानी पड़ी थी और वो फिर भागकर अपने पाकिस्तान में खड़े हुए थे। और उस समय हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी, और उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि उस वक्त जो है कैसी सिचुएशन थी। उस वक्त ये हमारे देश के जो जाबाज हीरो थे, इनके साथ जो हमारे कैप्टन साहब हैं, इनके साथ जो कितने इनके जो कैंप में साथी थे, उनको कैसे ये गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे और अपने अदम्य साहस वीरता का परिचय देते हुए कैसे पाकिस्तान सेनाओं को खदेड़ कर भगा दिया था, उस बारे में हम और भी जानेंगे। तो माननीय कैप्टन साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में थोड़ा बताएं कि मतलब कैसा था 1999 का कारगिल वार। पहली बात तो कारगिल वार जो था, कारगिल वार में मैं शामिल नहीं था, क्योंकि मैं 31 जनवरी 98 को रिटायर हो गया था। लड़ाई 99 में हुई, लेकिन उस टाइगर हिल को हमने नज़दीक से देखा था, क्योंकि हमारा वहाँ पर ट्रांजिट कैंप होता था और हमने कई बार 3-4 साल वहाँ से गुजरे। टाइगर हिल एक बहुत ऊंची पहाड़ी है जिसमें धोखे से दुश्मन हमारे वहाँ पर आ गए थे, और टाइगर हिल का सर्चिंग थोड़ा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में समझौता हुआ था कि चलो थोड़ा सा अब दुश्मन जो है तो हमारा समझौता हो रहा है, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान हमेशा का धोखेबाज है और वो धोखा दे करके टाइगर हिल में चढ़ गया। सबसे पहले हमारे जो है तो कुछ सेना गई और वो पेट्रोलिंग पार्टी गई, वो काफ़ी दिन बाद गई, जो कि फिर उनको पेट्रोलिंग पार्टी को उसने कैप्चर कर लिया। ये दूसरी पेट्रोलिंग गई, उसको भी कैप्चर कर लिया। तब जब वो वापस नहीं आए तब फिर ये शंका हुई कि कुछ बात है। इसके बाद उस टाइगर हिल जो है तो हमारे जाबाज सैनिकों ने हमला किया, आर्टिलरी गनों से जो है तो उनका सिर दबाया गया, और इसके बाद धीरे धीरे हमारी सेना चढ़ करके और उस टाइगर हिल को खत्म किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी देने के लिए। मैं आखिरी सवाल पर जाना चाहूँगा कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जिस तरह से आर्मी के प्रति रुझान है, जिस तरह आज सामाजिक दृष्टिकोण से युवा की सोच है, उस बारे में आपकी क्या राय है कि आज का युवा भारत के बारे में क्या सोच रखता है, क्या ऐसा है? और इसके बाद हम एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि आज के समय में युवाओं का जो नशे के प्रति रुझान है उसके बारे में क्या कहना है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको आज की जो युवा पीढ़ी है वो भारत के बारे में क्या सोच रखती है, उसकी क्या थिंकिंग है, और वो भारत के बारे में उसकी क्या राय रखते हैं, और अपनी सेना के बारे में क्या रखते हैं। आज के युवा जिस तरह के पहले जुनूनी होते थे, क्या वो जुनून अभी भी वहाँ आज की नई पीढ़ी में मौजूद है कि नहीं? जहाँ तक मैं अपने गांव में देखता हूँ या आस पास क्षेत्र में देखता हूँ, जुनून तो है सेना में जाने का, लेकिन जो ये एक नशा है, ये नशा से इनको जो है तो तोड़ दे रहा है। न तो ये फिजिकल कर पा रहे हैं, न कुछ। अगर ये फिजिकल करने अच्छे लड़के हैं अगर ये जाएं, लेकिन आजकल अग्निवीर हो गया है। अग्निवीर के बारे में सरकार की सोच है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अग्निवीर तो एक ऐसी चीज़ है कि काफ़ी लोग हमारे जो है ट्रेंड हो जाएंगे। जब कभी युद्ध होगा तो हमारे देश के अंदर जो है तो काफ़ी सेना हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप अग्निवीर को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अग्निवीर क्या देश के हित में है, युवाओं के हित में है? क्या इसका कोई मतलब साइड इफेक्ट है, या कि फिर इसके क्या फायदे आपकी नज़र से क्या लगता है कि मतलब इसमें? जहाँ पर अग्निवीर का सवाल है, एक्सपीरियंस देखो, एक्सपीरियंस तो उनको नहीं मिल पाएगा, लेकिन देश की बेरोजगारी जरूर दूर होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। 4 साल बाद उनको 25% रख करके और उनको रखा जाएगा। तो साइड इफेक्ट तो यही है कि सेना हमारे पास यंग सेना तैयार होगी, लेकिन उस सेना को एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि 4 साल में तो एक सैनिक ट्रेंड होता है। 4 साल बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? जो वहाँ पर रह रहे हैं वो क्या जानते हैं अग्निवीर के बारे में? ये तो भगवान माने। जी, मैं कहना चाहूँगा जैसे हमारी सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई है, उसमें ये कहते हैं कि 4 साल युवाओं को मतलब भर्ती किया जाएगा, और उसमें से लगभग कहना चाहिए कि 75% को बाहर किया जाएगा, 25% केवल दिया जाएगा, जहाँ तक ये बात है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर उसमें 75% को जिनको बाहर किया जाएगा, तो फिर अगर उनका जो है रुझान किसी दूसरी तरफ गया, या कि फिर वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अगर इसमें जैसे हमारे मोदी जी की योजना ये है कि हमारे देश की वो सक्षम बने, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजना हमारी भारत सरकार की है,
तो उसमें अगर हमारे युवा अगर ना चाहें, मतलब जैसे अगर वो पुलिस फौज में जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ नहीं, तो आजकल मतलब जैसे सरकार ने ये किया है, पुलिस में आरक्षण देंगे, CISF में देंगे, CRPF में देंगे, ITBP में देंगे, इनमें सब आरक्षण है, BSF में देंगे। तो आरक्षण है कि इससे वही ट्रेंड से उनको मिल जाएंगे तो उससे भी अच्छा है और उनकी बेरोजगारी भी दूर होगी। फिर उनको 25 लाख रुपए तक, 24 लाख या 25 लाख रुपए भी सरकार 4 साल बाद देती है। अगर छोटा मोटा रोजगार धंधा करना चाहते हैं, जो एक्टिव है, तो उससे जो कर सकते हैं, तो देश की बेरोजगारी भी इससे दूर होगी। जी जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसे हमारे कैप्टन साहब कह रहे हैं कि अगर वो 4 साल की जॉब कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, तो सेना का एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्लस 20-25 लाख अगर मिल जाएगा, तो अगर वो पुलिस विभाग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे जाना चाहेंगे तो उनको राज्य सरकार छूट देती है। प्लस वो ये भी कर सकते हैं कि अपना खुद का रोजगार स्टैंड अप कर सकते हैं। इससे क्या है कि देश, जैसे इन्होंने बताया कि देश की बहुत सारी गरीबी दूर होगी, बहुत सारे लोग ट्रेंड हो जाएंगे। ये चीज़ तो मुद्दा था। मैं आखिरी सवाल पर जाना चाहूँगा कि माननीय कैप्टन साहब ये बताइए कि आपकी मतलब अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, आप आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे, किन चीज़ों से दूर रहें, सोसाइटी में कैसी रहें, देश के प्रति आपकी क्या सोच रखें और कैसा इन्वायरमेंट तैयार करें, कैसा अपना डेली रूटीन फॉलो करो। जैसे मैं एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ दर्शकों की, जैसे कि हमारी ये कैप्टन साहब हैं, ये अभी आप कितनी एज होगी लगभग? 74। अभी आप इनको देख रहे हैं 74, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि 74 के हैं। इनका डेली बेसिस जो देखा जाए तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है और सुबह जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, आज भी वो अपनी हेल्दी लाइफ मेंटेनेंस के लिए जाने जाते हैं। और आज के युवा देख रहे हैं कि नशे की वजह से 25 साल में ऐसे लगता है कि 50-60 साल के हो गए हैं, उनके अंदर वो जोश जुनून नहीं रह गया है। नशा की वजह से, ऐसा ही कैप्टन साहब ने बताया कि पूरी तरह से बिल्कुल मतलब ख़त्म हो रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैप्टन साहब जी की मतलब हमारे जो युवा हैं, नई युवा पीढ़ी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब उन लोगों को किस चीज़ से दूर रहा जाए और देश के प्रति ऐसी क्या चीज़ किया जाए जो देश के लिए, देश हित में हो, देश को कोई आर्थिक नुकसान न पहुंचाया जाए, या कि फिर देश को ही नारे, या कि जैसे भी हो, तो युवा पीढ़ी कैसे मतलब डाइवर्ट ना हो, कैसे मतलब अपने देश के प्रति उसकी क्या थिंकिंग रहती है? हमारा कहना ये है कि जो युवा पीढ़ी है, जी जी, युवा पीढ़ी अगर सुबह उठना शुरू कर दे, पहली बात तो ये 7-8 बजे तक सोते हैं, इनको जैसे हम लोग हैं तो कम से कम 5 बजे जग जाते हैं। जी जी, 5 बजे जग करके जाए और मॉर्निंग वॉक करें और दौड़ भाग करें। जैसे कोई बोलता है कि फिजिकल में निकाल दिया गया, दौड़ में निकाल दिया गया। अगर ये डेली अगर थोड़ा बहुत 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वॉक करेंगे, थोड़ा दौड़ करेंगे, ये सेना में भर्ती हो सकते हैं। लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे, अचानक ये चल देते हैं कि हम सेना में भर्ती होने जाते हैं और थोड़ी दूर जा करके जब 500 मीटर दौड़ते हैं तो इनके घुटने भर जाते हैं और ये दौड़ नहीं पाते। जबकि मैं हमेशा इनको बताता रहता हूँ थोड़ा प्रैक्टिस करो, तब फिर आगे जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप जो है तब दौड़ 1500 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 1500 मीटर दौड़ करके तब आप वहाँ पर हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में जो है, खासतौर पर देहात में पढ़ाई लिखाई के मामले में नकल सिस्टम है। नकल करके जो पढ़ते हैं वो उसका जो है रिटर्न पेपर नहीं निकाल पाते, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जो सेना में जा रहे हैं तो गरीब के ही बच्चे सेना में जाते हैं, अमीरों के बच्चे कभी सेना में जाते नहीं हैं। अगर जैसे सेना के अधिकारियों के बच्चे जो गए ऑफिसर्स बने, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बने, कैप्टन बने, मेजर बने, तो वो गाइडेंस के कारण वो बने। लेकिन देहात के अंदर ऐसा गाइडेंस कुछ है नहीं। जी है, अगर कोई गाइडेंस देता है तो बोलते हैं ये अच्छी बात नहीं है, सब बकवास है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमारे मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेना में भर्ती नहीं हो सकते, सभी हो सकते हैं, लेकिन युवा मेहनत करें और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें तो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे कैप्टन साहब ने कहा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी एक तो कहना चाहिए कि जो गांव में बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं होता। पहली बात तो ये होता है, कुछ लोग जो होते हैं गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे हमारे कैप्टन साहब ने बताया कि लोग जो सुबह सबसे पहले उठने की आदत डालें, जब सुबह उठने की आदत डालेंगे और डेली जो फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो जो 500 मीटर जैसे इन्होंने बताया कि मतलब दौड़ने पर इनके घुटने भर आते हैं, तो वो चीज़ समस्या है। और नशा से बहुत दूरी बनाए रखें, और यही चीज़ इनका संदेश था हमारे कैप्टन साहब का। और इनसे हमने चर्चा की, इस विषय में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी अगर आप सवाल है कोई भी तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं।
और आखिरी सवाल मैं एक और लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। अभी कैप्टन साहब, माननीय कैप्टन साहब जी, आपने देखा होगा पहलगाम में जो आतंकियों द्वारा जात धर्म पूछकर गोली मारी गई, उसमें हमारी भारतीय सेना को जिसने जिस तरह से जवाब दिया, हमारे विपक्ष के कुछ लोग उस पर सेना पर सवाल खड़े करते हैं कि सीज फायर का मतलब कैसे सीज फायर क्यों कर दिया गया, क्या ये देश हित में था कि सीज फायर नहीं होना चाहिए? देखो, ये पक्ष विपक्ष सेना के अंदर तो पक्ष विपक्ष नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सेना तो अपना राष्ट्र का धर्म निभाती है। बिल्कुल। भारतीय सेना को तो यही होता है कि ये हमारा देश है। बिल्कुल। वो पक्ष विपक्ष का नहीं सुनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो पक्ष विपक्ष हमको कैसे किया, क्या किया, सेना की कुछ एक ऐसी बात होती है कि उसको बयान रखा जाता है। जो ये बयान होते हैं सेना को कहीं मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। जैसे हमारे पिछले जो अपोजिट जो पक्ष थे, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था हमारी सेना से, तो एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन निर्मित होता है सेना के अंदर भी, और देश के लोगों पर आक्रोश होता है कि जब हमारे विपक्ष के नेता ऐसे सवाल पूछ लेते हैं तो सेना में भी एक मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, साथ साथ जो जनता भी वो भी भड़कती है। तो ऐसे लोगों, ऐसे नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि सेना किसी विशेष पार्टी की नहीं होती, सेना राजधर्म निभाती है, जैसा कि हमारे कैप्टन साहब जी ने बताया। तो मैं अपने विपक्ष के जो नेता हैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि वो सेना पर कोई भी ऐसी सवाल न खड़ा करें जिससे सेना का मनोबल टूटे या कि जनता आक्रोशित हो। तो जैसा कि अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ है, तो इसका क्या सेना ने जिस तरह से जवाब दिया है उससे क्या जनता की क्या सोच है? सेना ने जो जैसा सरकार ने चाहा वैसा सेना ने जवाब दिया। सरकार जो चाहती थी, सरकार जो चाहती है वही सेना करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सेना के पास में पक्ष विपक्ष नहीं होता है। बिल्कुल। जहाँ तक मनोबल का सवाल है कि नेताओं के बारे में सेना भी जानती है कि ये अपने वोट बैंक की बात करते हैं, राष्ट्र धर्म की, राष्ट्र की कोई बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। कुछ एक नेता हैं जो अपने राष्ट्र के लिए बात करते हैं, कुछ एक नेता है अपने वोट की बात करते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक हमने देखा है और यहाँ पर टीवी वगैरह चैनल वगैरह में देखते हैं, जबकि इनको सेना के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, लेकिन फिर भी बकवास करते रहते हैं। कभी कभी जैसे हमारे प्रवक्ता आते हैं इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। जबकि इनको कोई लिखित पेपर में कुछ दे दिया उसी को, लेकिन ग्राउंड में जा करके तो इनके बारे में इनको मालूम है नहीं कि ग्राउंड में क्या है। इसलिए मैं ये कहूँगा पक्ष विपक्ष को इसका ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्र हित में बात करें, और बाकी उसमें वोट बैंकिंग वाली बात। बिल्कुल। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया दर्शकों की, हमारे ये जो जोन्हा गांव ग्राम पंचायत जोन्हा रीवा जिला से बिलोंग करता है मध्य प्रदेश से, वहाँ के हमारे कैप्टन साहब जो है माननीय श्री चंद्र प्रसाद द्विवेदी जी, और हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं इस समय माननीय श्री उपेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी, जो हमारे रीवा के सैनिक स्कूल से हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे माननीय कैप्टन साहब से कि उनका क्या, उनके बारे में आपको जानकारी है, उसके बारे में थोड़ा, उनके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश। नहीं, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है जी, लेकिन हमें गर्व है कि हमारे रीवा जिले से जो थल सेना अध्यक्ष हैं तो वो श्री द्विवेदी जी हैं जी, तो हमें गर्व है इस बात। बिल्कुल, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और ये हमें लगता है कि बहुत ही गर्मजोशी का पल रहा होगा और हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है हमारे सैनिकों के बारे में, आपकी क्या सोचते हैं और आपकी क्या मतलब मांग है? आप सेना से मतलब अगर कुछ और सवाल आपके हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसमें आपको जो है जो भी आपके डाउट हैं, हालांकि मैंने हर टॉपिक पर, हर विषय पर बहुत सारी डीप चर्चा की है, और मतलब इनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर मतलब सर्विस के दौरान किस तरह से अदम्य साहस, वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेनाओं को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनको घुटने टेकने पड़े थे। और माननीय कैप्टन साहब जी, मैं एक सवाल और कहना चाहता हूँ, जो 93,000 जो कहना चाहिए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सिलेंडर है, जिसकी जो है एक दाद विदेशों में भी दी जाती है कि भारतीय सेना ने जिस तरह से इतना तगड़ा काम किया था साहस को, तो जर्मनी, इटली, जापान, जितने रूस हैं, बहुत सारे देश इस चीज़ को मतलब ये कहना चाहिए कि बहुत दाद देते हैं इस चीज़ को कि ये सबसे लार्जेस्ट सिलेंडर है, और इस सिलेंडर को जो है बहुत ही सॉफ्ट तरीके से देखते हैं कि मतलब इतना हिस्ट्री में जो है कहना चाहिए सबसे बड़ा सिलेंडर सिलेंडर इसलिए हुआ जी, हमारी सेना जो थी उस समय सेना जो थी कटअप सिस्टम अपनाया। बिल्कुल। उनकी सप्लाई रोक दो, उनका अमनेशन रोक दो, उनका हवाई जहाज अटैक हमला होना रोक दो। जब ये कटअप सिस्टम अपनाया तो वो हैंड अप होना शुरू हो गया, और हमने अपने आंखों से देखा कभी 1200 कैदी हो रहे थे, कभी 1000 हो रहे थे। 93,000 हमारे सामने तो नहीं है, छोटे से सैनिक थे उस समय, लेकिन उनको कैद करने का मतलब ये था, हमारे अगर आर्मी के लोगों को पाकिस्तान वाले कैद कर लेते हैं, वो बहुत प्रताड़ना देते हैं जी, प्रताड़ना देना नहीं चाहिए, उसको आर्मी नंबर, रैंक के अलावा उसको कुछ नहीं पूछना चाहिए।
लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, हमारे यहाँ तो उनका बड़ी सेवा होती है। जबकि हम सवाल करते थे कि साहब इनकी सेवा क्यों होती है, हमारी तो लोगों को मार देते हैं, लेकिन उससे हमको बेनिफिट है। जैसे पहलगांव में अभी हमला हुआ था, फिर उसके बाद हमारा सिंदूर ऑपरेशन हुआ, अगर 2-4 दिन चलता तो ये सब हैंड ऑफ होना शुरू हो जाती। जब जानते हैं भारतीय सेना में जो है तो मारते नहीं, काटते नहीं है, अच्छे से सुरक्षित रखते हैं। जब समझौता हो जाता है तो वापस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान क्रूरता की नीति अपनाता है, की नीति अपनाता है। आँख फोड़ देगा, बाल नोच लेगा, मतलब तमाम प्रताड़ना, हर प्रकार की खराब प्रताड़ना देता है, लेकिन हमारी सेना में ऐसा नहीं है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मतलब जब 1971 में इन्होंने सरेंडर किया था तो मैंने सुना था कि जो पाक सेना का जनरल था वो भाग गया था कहीं डर की वजह से, ऐसे का ऐसा सिस्टम है। यस, हम उस समय नायनावती में थे जी, बांग्लादेश के अंदर है, रात को, लेकिन हमें भी भाई उस समय खबर नहीं था कि क्या रात को वो जरूर हेलीकॉप्टर से भागा जी। उस समय हम लोग पोस्ट में लगे हुए थे, हमला होने की तैयारी थी, लेकिन सुबह 4 बजे जो है सीज फायर हो गया जी। 16 दिसंबर 1971 को जो है सुबह 4 बजे सीज फायर हो गया। तब मालूम पड़ा कि वो रात को जो गया था वो जनरल था, क्योंकि छोटे लेवल में एक सिपाही को जो है तो ये नहीं मालूम पड़ता कहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल जनरल कब भगा, क्या हुआ, बिल्कुल ये तो बहुत हाई लेवल की बात है। बिल्कुल। तो इस तरह से दर्शकों हमने कितनी बहुमूल्य चर्चा की और बहुत सारी चर्चाएं की, और हमारे रीवा के ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रीवा के थल सेना अध्यक्ष माननीय उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, और हमारे गांव के जोन्हा जो गांव मध्य प्रदेश का रीवा जिला में है, वहाँ के एकमात्र हमारे कैप्टन साहब जो हैं माननीय चंद्रमण प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि हमारे जोन्हा से बिलोंग करते हैं, और हम लोगों के लिए कितनी गर्व की बात है। और इनकी वजह से जो है ये बहुत युवाओं को मैंने देखा था जब दौड़ते समय बहुत सारे मोटिवेट करते थे, अपने घर के लड़कों को भी मोटिवेट करते थे, गांव के लड़कों को मोटिवेट करते थे। इन्होंने जैसे बताया एनसीसी कैंप के दौरान जो है इनको जो है मोटिवेट करने का अवसर मिला था, और ऐसे माँ भारती के पुत्रों को लाख लाख सलाम। और इस तरह से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, आप देश की सेना के बारे में और क्या राय रखते हैं आप। इस वीडियो को मैं तो बहुत सारा लंबा भी कर सकता हूं, लेकिन माननीय कैप्टन साहब के पास और भी कार्य हैं, तो मैंने बहुमूल्य चर्चा की और इस पर आपकी क्या राय है, और इसके बारे में बस यही कहना चाहूँगा। और मतलब कहना चाहिए कि मतलब जैसे आपने जो सेना में जब कदम रखा तो मतलब जब ट्रेनिंग के दौरान कुछ अभी आपको मतलब कुछ कहीं कठिनाई महसूस हुई कि कुछ ऐसा मतलब कभी महसूस? कठिनाई तो महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि जब 10-12 हफ्ते हो गए तो फिर उसमें मैं सब एक दूसरे को देख करके सही रास्ते पर आ गए, और फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर वो प्रैक्टिस आदमी करता रहता है तो फिर दिक्कत नहीं आती है। शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन जब वो फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर दिक्कत नहीं आती। तो इस तरह से हमने चर्चाएं की दोस्तों, और आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए वीडियो पर। और हमने जो है बहुत सारी चर्चा